तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां एक स्पेसशिप कुछ स्कैनिंग करके स्पेस से एक अंडा कलेक्ट करता है जिसे जीनोमॉर्फ कहा जाता है। वह जीनोमॉर्फ को कलेक्ट करके अपनी टीम के पास ले जाता है ताकि उस पर रिसर्च कर सके। सीन कट होता है और हम फिल्म की कैरेक्टर रेन को देखते हैं, जो कि अनाथ होती है और अपने एक रोबोटिक ह्यूमन एंडी के साथ रहती है, जिसे वह अपना भाई मानती है। रेन उसे बाहर छोड़कर अपने ऑफिस जाती है ताकि अपने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके, क्योंकि वह अपने 12,000 वर्किंग आवर्स का कोटा पूरा कर चुकी है और अब वह टिकट लेकर वहां से दूसरे ग्रह जाना चाहती थी, जहां से वह सूरज दिख सके, क्योंकि उनके ग्रह पर सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि कंपनी के नियम बदल चुके हैं और अब टिकट 12,000 की जगह 24,000 घंटों पर मिलेगा, जिसका मतलब था कि उसे अब और ज्यादा काम करना होगा अगर वह वहां से जाना चाहती है। इतने में रेन देखती है कि बाहर कुछ बदमाश बच्चे एंडी को मार रहे हैं। वह फौरन उसके पास जाती है और उसे जल्दी से रिपेयर करती है। इसके बाद रेन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का एक वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें वह उसे और एंडी को एक सीक्रेट मिशन पर आने के लिए कहता है। रेन और एंडी टाइलर के बेस पर पहुंचते हैं, जहां वह अपनी टीम से मिलती है। टाइलर उसे बताता है कि उसे स्पेस में एक शिप मिला है जो उन्हें दूसरे ग्रह पर पहुंचा सकता है, जबकि रेन कहती है कि युवागा जाने के लिए उन्हें 9 साल लगेंगे और वह क्रायोपॉड्स के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद वह रेन को बताते हैं कि वह कंपनी के स्टेशन से उन क्रायोस्टेसिस पॉड्स को चुराना चाहते हैं, जो उन्हें इस सफर में मदद करेगा, जिसमें उन्हें एंडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह एक रोबोट है जो मशीन लैंग्वेज के जरिए कंपनी के स्टेशन के टर्मिनल को एक्सेस कर सकता है। रेन शुरुआत में इस मिशन में हिचकिचाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन टाइलर उसे कन्विंस कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वह एंडी को कुछ नहीं होने देगा। टीम एक माइनिंग क्राफ्ट के जरिए जैक्सन के स्टार के ऊपर से गुजरकर कंपनी के स्टेशन की तरफ निकलती है, जहां उन्हें पता चलता है कि स्टेशन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका नाम रोमुलस और रेमस होता है। जबकि स्टेशन का एक हिस्सा कुछ एस्टेरॉइड से टकराने वाला होता है, जिसका मतलब है कि अगर एस्टेरॉइड स्टेशन से टकरा गया तो वह क्रायोपॉड्स नहीं चुरा सकेंगे और उनका इस ग्रह से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन टाइलर उनसे कहता है कि उन्हें पॉड्स लाने में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे। तो एंडी, टाइलर और ब्योन के साथ क्रायोस्टेसिस पॉड्स ढूंढने के लिए जाता है, जबकि रेन और बाकी सब स्पेसशिप में रुककर उनका इंतजार करती हैं। वह तीनों एक छोटी सी सुरंग से होते हुए स्टेशन जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि शिप का वह हिस्सा लगभग तबाह हो चुका होता है। वह लोग पॉड्स ढूंढना शुरू करते हैं कि इतने में टाइलर को पॉड्स दिख जाते हैं। वह तुरंत पॉड्स को एक्सेस करते हैं और उन्हें निकालते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 पॉड्स ही मिलते हैं और पॉड्स के फ्यूल के साथ सिर्फ 3 साल की क्रायोस्टेसिस संभव होती है, जबकि उन्हें 9 साल की जरूरत थी। वह लोग उस जगह पर फ्यूल ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि दूसरी तरफ नवारो पॉड्स को इजेक्ट करके स्पेसशिप में ले आती है। फ्यूल ढूंढते हुए ब्योर्न एंडी को बताता है कि वह उनके साथ दूसरे ग्रह नहीं आ रहा, क्योंकि वहां नकली लोग अलाउ नहीं है और अगर रेन उसे साथ ले भी गई तो उसे जेल हो सकती है। ये सुनकर एंडी कहता है कि अगर रेन इस चीज में खुश है तो वह भी खुश है। इतने में उन्हें फ्यूल मिल जाता है और वह फ्यूल निकालने ही वाले होते हैं कि तभी शिप लॉकडाउन मोड में चली जाती है और वह लोग एक रूम में बंद हो जाते हैं और पूरे स्टेशन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एक दीवार के पीछे जमे हुए फेस हगर्स जिंदा होने लगते हैं। रेन और नवारो उन्हें रेस्क्यू करने जाते हैं, जबकि रेन रास्ते में एक डेड रोबोट की बॉडी से एक चिप निकालकर टाइलर को देती है, जो उसे एंडी में फिट करता है, जिससे एंडी रीब्यूट होने लगता है। इतने में वह एलियंस जिंदा हो जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि एक ब्योन के चेहरे के पास आता है, लेकिन एंडी उसे बचा लेता है। एंडी तुरंत रूम को एक्सेस करता है और वह वहां से निकलते हैं, जबकि वह एलियंस भी रूम को तोड़कर उनके पीछे आते हैं और एक नवारो के चेहरे पर चिपक जाता है। वह सब उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी अपनी नई अपडेट के साथ उन्हें बताता है कि यह उसे मार नहीं रहा बल्कि उसे जिंदा रख रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। क्रू हताश होकर एक डेड रोबोट रूक को रिएक्टिवेट करते हैं ताकि वह यह जान सकें कि इस चीज से कैसे बच सकते हैं। रूक बताता है कि वह उस लड़की की मदद नहीं कर सकते और उन्हें इसे छोड़कर ही भागना होगा, क्योंकि यह चीज उसके डीएनए से मिलकर उसे बदल देगी। रूक उन्हें जीनोमॉर्फ दिखाता है और कहता है कि यह वही जीनोमॉर्फ है जिसने उनके क्रू पर अटैक किया था और उनके स्पेसशिप से थ्रो होने से पहले रोमुलस के रिसर्चर्स को भी मार दिया था। रेन एक प्लान प्रपोज करती है कि अगर वह फेस हगर की टेल को फ्रीज कर दें तो शायद उसे नवारो के चेहरे से हटा सके। वह ऐसा करते हैं और उसका प्लान काम कर जाता है और नवारो उठ जाती है, लेकिन रूक उनसे कहता है कि वह अभी भी सेफ नहीं है और बताता है कि वह एलियन अपना काम कर चुका है।
तभी एंडी उनसे कहता है कि बेहतर होगा अगर वह नवारो को वापस शिप पर न ले जाए, जिसे सुनकर ब्योर्न उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ब्योर्न और नवारो उस सब को छोड़कर शिप की तरफ भागते हैं और शिप को स्टार्ट कर देते हैं। तभी नवारो को अपने अंदर कुछ गलत महसूस होता है। वह एक एक्सरे फ्लैशलाइट से चेक करती है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर एक चेस्ट बर्स्टर बन रहा है। कुछ ही देर बाद नवारो कोलैप्स हो जाती है और एक चेस्ट बर्स्टर उसके अंदर से निकलकर उसे मार देता है। यह देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। नवारो के मरने से पहले उसका पांव एक लीवर से टकरा जाता है, जो शिप को रोमुलस स्टेशन के साथ क्रैश कर देता है, जिससे स्टेशन एस्टेरॉइड्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जिसका मतलब है कि स्टेशन के एस्टेरॉइड से टकराने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। रेन और टाइलर स्टेशन की दूसरी तरफ बढ़ते हैं ताकि वह वापस स्पेसशिप तक पहुंच सके, जबकि रूक एंडी से उनके अधूरे मकसद के बारे में बात करता है। एंडी फिर से उनके साथ जुड़ता है और उन्हें बताता है कि जीनोमॉर्फ्स की आंखें नहीं होती, बल्कि वे उनके शरीर के तापमान को महसूस करके उनका पीछा करते हैं। इसके बाद टीम स्टेशन का तापमान बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उनके शरीर का तापमान और कमरे का तापमान बराबर हो सके और जीनोमॉर्फ्स के लिए वे कम विजिबल हो जाएं। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें रोमुलस के क्रू की लाशें नजर आती हैं। इस बीच के और ब्योर्न स्पेसशिप से सुरक्षित निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनका सामना नवारो के शरीर से निकले जीनोमॉर्फ से हो जाता है, जो कुछ ही देर में बहुत बड़ा हो चुका था और फिलहाल बेहोश था। ब्योर्न उसे कैटल प्रॉड से फ्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन जीनोमॉर्फ अचानक उस पर हमला कर देता है और अपना एसिड ब्लड उस पर गिरा देता है, जिससे ब्योर्न जलकर मर जाता है। यह देखकर के बहुत डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। इतने में वह एलियन जिंदा होने लगता है कि तुरंत चाबी ढूंढती है और चैम्बर खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से गिर जाती है। उधर दूसरी ओर जीनोमॉर्फ्स उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे लोग भागते हैं और एक दूसरे रूम में जाने में सफल हो जाते हैं। इस बीच स्टेशन को एस्टेरॉइड से टकराने में सिर्फ 30 मिनट बचते हैं। दूसरी तरफ के होश में आती है और देखती है कि जीनोमॉर्फ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह टाइलर को संपर्क करती है और अपनी टीम के पास पहुंचती है। एंडी गेट खोलने ही वाला होता है कि उसे समझ आ जाता है कि जीनोमॉर्फ सिर्फ दरवाजा खुलवाना चाहता है ताकि वह सबको मार सके। वह के की मदद करने से इनकार कर देता है। रेन उससे मिन्नतें करती है और इस बीच जीनोमॉर्फ के को पकड़ लेता है और वह गायब हो जाती है। रेन गुस्से में एंडी पर चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और फैसला करती है कि उसे एंडी से वह चिप हटानी होगी, लेकिन एंडी उसे मना कर देता है। एंडी नई चिप लगने के बाद से कंपनी के इंटरेस्ट्स के हिसाब से काम कर रहा होता है और वही करता है जो कंपनी के रूल्स के मुताबिक सही होता है। वह रेन और टाइलर को एक लैब में ले जाता है, जहां उन्हें एक इंसान और एलियन के डीएनए का मिश्रण मिलता है, जिसे रूक प्रोमेथियस स्ट्रेन कहता है। वह बताता है कि यह उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद वे एक वीडियो देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इस मिश्रण से एक बीमार चूहा ठीक हो गया था। एंडी उसे वहां से ले जाने के लिए तैयार होता है और रेन और टाइलर को पल्स राइफल्स देता है ताकि वे जीनोमॉर्फ से लड़ सके। वे लोग वहां से निकलते हैं और वीडियो के आखिरी हिस्से में वही चूहा एक डरावना राइट जीनोमॉर्फ हाइब्रिड बनकर मर जाता है। तीनों एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं जब अचानक देखते हैं कि पूरा रास्ता जीनोमॉर्फ एलियंस से भरा हुआ है। वे तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी टाइलर को के की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, जहां के उन्हें एक जीनोमॉर्फ के ककून में बेहोशी की हालत में मिलती है। एंडी उसे एक सैंपल देता है जिसे टाइलर के को इंजेक्ट करने वाला होता है ताकि उसकी हालत ठीक हो सके, लेकिन रेन उसे रोक लेती है और कहती है कि उन्हें पहले शिप तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद वे को शिप तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक जीनोमॉर्फ वहां आ जाता है और टाइलर और एंडी को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। जीनोमॉर्फ टाइलर के चेहरे पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है। रेन किसी तरह के को वहां से निकालती है और उसे शिप तक पहुंचने के लिए कहती है। इसके बाद वह एंडी के पास वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। रेन के जाने के बाद कि वह डीएनए सैंपल खुद को इंजेक्ट कर लेती है। रेन नीचे जाती है और एंडी को ढूंढकर उसकी चिप निकाल देती है ताकि वह अपनी पुरानी हालत में वापस आ सके। इस बीच स्टेशन के एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। एंडी अपनी पुरानी हालत में वापस आता है, लेकिन तभी एक जीनोमॉर्फ उनके सामने आ जाता है। वे उससे बचकर भागते हैं और एक कंपाउंड में घुस जाते हैं जिसका दरवाजा बंद होता है। वे रूक से मदद के लिए कहते हैं, लेकिन रूक उनकी मदद करने से इनकार कर देता है और बताता है कि उनका बच निकलना लगभग असंभव है। दूसरी ओर के स्पेसशिप तक पहुंच
पहुंच जाती है, जहां रूक उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी है और उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। कंपाउंड में रेन और एंडी बिल्कुल निराश बैठे होते हैं जब अचानक रेन एक योजना बनाती है। वह शिप की ग्रेविटी ऑफ कर देती है, जिससे सभी एलियंस उड़ने लगते हैं। रेन अपने राइफल से उन एलियंस को मारने लगती है जो उस पर हमला करने वाले होते हैं। एलियंस का एसिड ब्लड हर जगह फैलने लगता है और वे लोग इसके बीच से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी रेन गलती से नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह राइफल के रिकॉइल का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित दूरी तक खींच लेती है। रेन और एंडी एलिवेटर के रास्ते ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ऊपर जाते हैं, लेकिन अचानक ग्रेविटी वापस ऑन हो जाती है और रेन नीचे गिरने लगती है। तभी मुख्य जीनोमॉर्फ उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि एंडी टायलर की राइफल का इस्तेमाल करके जीनोमॉर्फ को मारकर रेन को बचा लेता है। रेन और एंडी स्पेसशिप पर वापस पहुंचते हैं और के से मिलते हैं। वे तुरंत शिप को चालू करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उसी समय रोमुलस स्टेशन एस्टेरॉयड बेल्ट में क्रैश हो जाता है। रूक एक बार फिर एंडी को वेयू के उद्देश्यों पर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी और रेन उसे नजरअंदाज कर देते हैं और स्टेशन के साथ रूक भी नष्ट हो जाता है। रेन के को क्रायोपॉड में रखती है और वे युवागा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीएनए मिश्रण का असर के की प्रेगनेंसी पर पड़ता है और उसका पेट तेजी से बढ़ने लगता है। वह अत्यधिक दर्द के साथ एक अंडे जैसे पॉड को जन्म देती है, जिसमें एक मानव जीनोमॉर्फ होता है। रेन उस अंडे को उठाकर ग्रेट्स पर रखती है, लेकिन एसिड की वजह से वह ग्रेट्स के बीच से फिसलकर नीचे गिर जाता है। रेन तुरंत उस अंडे के पास जाती है, लेकिन उसमें से वह बच्चा गायब हो चुका होता है। रेन उसके निशानों का पीछा करती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है। इस बीच एंडी क्रायोपॉड्स के पास जाता है और देखता है कि के की हालत बहुत खराब हो चुकी है। तभी वह बच्चा, जो अचानक से बहुत बड़ा हो गया था, वहां आता है और एंडी पर हमला करता है। रेन चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंचती है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। वह एलियन रेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेन वहीं पड़े एक सिलेंडर से गैस छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। वह तुरंत कंपाउंड को बंद कर देती है। रेन एक स्पेस सूट पहनकर शिप के कार्गो पॉड को अलग करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बच्चे के जन्म के कारण शिप एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर गिरने लगता है। इतने में वह एलियन रेन के पीछे आता है और उस पर हमला करता है। वह रेन को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन रेन तुरंत वहीं पड़े अंडे को किक करती है, जिससे गिरने वाले एसिड के कारण शिप में छेद हो जाता है। वह छेद के कारण शिप से नीचे गिरने लगती है, लेकिन एक वायर की वजह से शिप के साथ ही बनी रहती है। तभी वह एलियन उसे ऊपर खींचता है और मारने ही वाला होता है कि रेन अपने हार्नेस का इस्तेमाल करते हुए अंतिम लीवर खींचती है और कार्गो पॉड को एलियन के साथ एस्टेरॉयड बेल्ट में भेज देती है, जहां वह स्पेस डस्ट बन जाता है। रेन वापस शिप में आती है और एंडी को एक क्रायोपॉड में रखती है। वह स्टेसिस में जाने से पहले एक अंतिम वॉइस रिकॉर्ड करती है। रेन युवागा के रास्ते में आने वाले खतरों को लेकर अनिश्चित होती है, लेकिन वह कहती है कि जो भी खतरा होगा वह उसका सामना करेगी।